Okay. Hello everybody. So we are here on the next topic of Constitution of India. We have already completed article 1, 2, 3 and 4, and also we have discussed most important part of Constitution, that is preamble. Now we'll be starting from the part 2, that is citizenship. So before learning citizenship, what is important? Okay. Now here on this slide you can see what are the features of Constitution. What are the features of कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, पहला फीचर क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, कैसे समझता है? जो कि लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे पास बेयर एक्ट है जिसमें 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है. उसके बाद फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और क्या है? प्रियम्बल होना. एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होना ज़रूरी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल क्या क्लैरिफाई करता है? सोर्स. क्या है सोर्स? तो वी द पीपल ऑफ इंडियन नेचर, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of the constitution. Then socialist state, we know that India does not in the preamble itself it says that India does not differentiate in the wealth and gives equal importance to poor and rich people. Then a welfare state, the constitution में define नहीं किया होगा वेलफेयर स्टेट, बट इट इज़ गिवन अंडर इट इज़ डिस्कस्ड अंडर DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. देन अ सेक्युलर स्टेट, जो कि हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया है टर्म सेक्युलर स्टेट, जो कहता है कि which gives freedom to practice any religion in the country. Then a responsible government. Then a fundamental rights. We'll study fundamental rights in part 3, but we are all aware what are important fundamental rights are, और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होना ज़रूरी है, एंड ऑल. देन फ्री इलेक्शंस ऑल्सो. फ्री इलेक्शंस एक फेडरल इसका या हाँ फेडरल कंट्री का एक फीचर है. क्यों? क्योंकि इफ़ डेमोक्रेसी अगर हमको मिल रही है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही वो है कि वी विल सेलेक्ट आवर हेड बाय आवरसेल्व्स. डेमोक्रेसी से ही हमको फ्री इलेक्शंस का पावर मिल रहा है. देन जुडिशरी दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फेडरल नेशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस जुडिशरी. देन what is federal constitution? तो this is also one of the feature of constitution, that is a federal constitution क्या है कि having a dual polity, जो कि इंडिया के पास है. what is dual polity? then it is ठीक है. तो what is dual polity is having two tier government, that is in central and in state. अब फेडरल कंट्री में क्या होता है कि फेडरल कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप दिया जाता है, जैसे वी कैन सी इन अमेरिका. बट इन इंडिया देर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप, जो कि है कंट्री का सिटीजनशिप. देर इज़ नो अदर सिटीजनशिप एज ऑफ स्टेट. अब इसको कई बार इसलिए भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि इंडिया इज़ नॉट कॉल्ड एज फेडरल बट इट इज़ known as quasi federal. Okay, so this is the reason. Now we have come across the feature of constitutions, and now we know which type of citizenship India gives, that is a single citizenship. Okay, let's go forward. So now India is a federal country but it has only single citizenship. अब आते हैं हम सिटीजनशिप के चैप्टर पे, दैट इज़ पार्ट 2. इट डील्स विथ आर्टिकल फ्रॉम 5 to 11. यहाँ पे क्या दिया गया है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब सिटीजनशिप, अब इन पूरे आर्टिकल्स में हम देख सकते हैं सिटीजनशिप इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेशन, सिटीजनशिप ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये 3 चीज़ें हैं जो हम अभी आगे के आर्टिकल्स में देखेंगे कि कैसे सिटीजनशिप मिलती है. इन डोमिसाइल के केस में, माइग्रेशन के केस में, रजिस्ट्रेशन के केस में क्या होता है. अब डोमिसाइल क्या है? तो डोमिसाइल इज अ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द कंट्री, दैट इज अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज डोमिसाइल पर्सन ऑफ दैट कंट्री when he is having a permanent residence in the country. Next,
ठीक है, तो कब दी जाएगी? 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, या तो इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए, या तो उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए होना चाहिए, या तो वो 5 साल आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल रेसिडेंस होना उसका रेसिडेंस होना चाहिए इंडिया में। अब तब ये सारी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है तो वो सिटीज़न कहलाएगा इंडिया का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बॉर्न नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स का बर्थ नहीं है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, बट अगर वो 5 साल से रह रहा है इंडिया में, तो क्या सिर्फ 5 साल का क्राइटेरिया सफिशिएंट है सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए? Here you can see question, does criteria of residence for past 5 years is sufficient to acquire a citizenship? The answer is no. अब ये केस में ये किस केस में देखा गया है? तो ये देखा गया है लुइस डे रेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 के केस में, जहाँ पे ये जो इंसान है ये फॉरेन टेरिटरी से बिलोंग करता है, वो वहाँ का पर्सन है, ओरिजिन उसकी फॉरेन की है, बट वो यहाँ पे 5 साल से रह रहा था। अब वो यहाँ पे पासपोर्ट होने के कारण वो यहाँ रह रहा था, परमिशन उसको मिली पासपोर्ट से, इसलिए वो रह रहा था। बट जब वो करता है रिक्वेस्ट अप्लाई सिटीजनशिप के लिए, तो अब इसमें क्या उसका सिर्फ रेसिडेंस 5 साल का देखा जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि नहीं, वहाँ एक फॉरेन पर्सन इंडिया में पास्ट 5 ईयर्स से अगर सिर्फ रह रहा है तो इससे उसको सिर्फ सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगी, उसका यहाँ पे इंटेंट देखा जाएगा, क्या वो सही में आगे जाके भी यहाँ पे रहना चाहेगा, या वो क्या सही में आगे भी रहेगा। और इसी पर ये कहा गया था कि सिर्फ ये पास्ट 5 ईयर्स में की रेसिडेंस होना इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्वायर अ सिटीजनशिप। देन नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू गेन सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अब दो ऐसे आर्टिकल्स हैं 6 और 7। अब इसमें हम क्या देखेंगे? सिटीजन्स ऑफ माइग्रेशन। हेडिंग में ही आप देख सकते हो सिटीजन्स ऑफ माइग्रेशन, जो अपन 3 प्रकार के सिटीजन्स देखने वाले थे। ठीक है, तो सिटीजन्स ऑफ माइग्रेशन अब हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि माइग्रेशन किस किस के बीच हुआ था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान अब देखा जाए जैसे, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी पार्टीशन होकर एक ही समय पे दो अलग अलग कंट्री बने थे। अब उस वक्त ऐसा हुआ था कि काफ़ी इंडियंस जो है वो पाकिस्तान में थे, काफ़ी पाकिस्तानीज जो इंडिया में थे। उस वक्त ये सिचुएशन ऐसी थी कि सिटीजनशिप किसे देना है? पाकिस्तान के लोग जो इंडिया में रह रहे उन्हें सिटीजनशिप मिलना चाहिए, या इंडिया के लोग जो लोग पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिलेगी? तो अब जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आर्टिकल्स इसीलिए बनाए गए कि किन किन लोगों को हम सिटीजनशिप देंगे। तो अब इसमें हम एक कंपैरिजन वाइज पढ़ेंगे कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 क्या कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में क्या लिखा है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या कह रहा है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसका मतलब क्या है? हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। फ्रॉम पाकिस्तान मतलब कि जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे और वो अभी आना चाहते हैं इंडिया में। तो अब इसमें क्या कहा है, आगे देखते। तो इसमें क्या कहा है, देखो, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan if, ओके, क्या कहा है कि जब इंडिया में आ रहे हैं, कोई माइग्रेट कर रहा है पाकिस्तान से, तो वो कौन इंसान हो सकता है कि वो या तो बॉर्न हुआ है कोई अदर टेरिटरी में जो कि अभी पाकिस्तान में इंक्लूड है, बट कब उसको मिल सकता है सिटीजनशिप? जब अगर वो ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान जो कि पार्टीशन के कारण भलाई इंडिया पाकिस्तान में चला गया होगा, बट उसके पेरेंट्स या फिर वो खुद बॉर्न, उसका बर्थ है इंडिया का, तो वो यहाँ पे आ सकता है और उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। देन सेकंड क्या है कि ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। अब दूसरा केस ये क्या कहता है कि
वो जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं उसमें से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि बॉर्न ही पाकिस्तान में हुए हैं, पर उनके लिए क्या कंडीशन है कि उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी, उनको भी इंडिया सिटीजनशिप देगा। पर क्या, कब, तो वो ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। और जब वो खुद जो पाकिस्तान में जिसका बर्थ हुआ है, अगर वो इंसान भी इंडिया में माइग्रेट करना चाह रहा है तभी उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, जब वो माइग्रेट होगा 19 जुलाई 1948 के पहले। दूसरा है, if migrated after 19th July 1948 shall make application for permit for settlement and be deemed citizen of India at the commencement of constitution। मतलब ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि पहले तो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करने वाला जो भी इंसान रहेगा उसको सिटीजनशिप किस आर्टिकल के अंडर मिलेगी, वो मिलेगी आर्टिकल 6 के अंडर में। अब उसमें भी दो क्राइटेरिया है, तो पहला इंसान ये वो जिसको मिल रही है सिटीजनशिप जो कि ऑलरेडी बर्थ है जिसका इंडिया में, पर पार्टीशन के चक्कर में वो पाकिस्तान में चली गया। दूसरा वो जिसको जो भलाई बॉर्न हुआ होगा, उसके पेरेंट्स भलाई बॉर्न हुए होंगे पाकिस्तान में, बट वो चाहता है कि वो इंडिया में माइग्रेट हो जाए, तो वो माइग्रेशन उसने कब करना चाहिए, बिफोर 19 जुलाई 1948 के, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के वो रहना चाहिए। और बाद में सेकंड ये कंडीशन है कि अगर बाद में भी होता है तो मतलब ओवरऑल ये कहेंगे कि अगर जो पाकिस्तान में बर्थ जिसका हुआ है वो इंसान अगर चाहता है कि इंडिया में आना है उसे और इसको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो वो बिफोर या आफ्टर 1948 19 जुलाई 1948, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बिफोर और आफ्टर दिस डेट अगर वो आना चाहता है तो वो आ सकता है। बस उसे अगर बाद में आता है इस डेट के तो उसको एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा फॉर परमिट फॉर सेटलमेंट, और उसको फिर ही शैल बी डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल 6 आपको क्लियर हुआ होगा परफेक्टली। ठीक है, अब आर्टिकल 6, अब हम डिफरेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों को। तो अब क्या आर्टिकल 7 क्या कह रहा होगा, तो आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं इसको पहले आपको ब्रीफ में समझाती हूँ, फिर अपन जाएंगे कि क्या लिखा है आर्टिकल में। तो देखो, अब ऐसे कुछ लोग रहे थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए। ठीक है, तो ये कैसे समझेंगे कि इंडिया से वो ना पाकिस्तान गए। ठीक है, अब वो जब भी गए होंगे इंडिया से पाकिस्तान गए, मतलब पहला माइग्रेशन हुआ इंडिया से पाकिस्तान। अब वही लोग जो इंडिया से पाकिस्तान गए, वही लोग चाहते हैं कि दे वांट टू रीमाइग्रेट। ठीक है, दे वांट टू रीमाइग्रेट, उनको रीमाइग्रेट करना है कहाँ, तो इंडिया में। अब उनके लिए क्या है, ठीक है, अब देखो पहले तो इन्होंने क्या ये प्रोसेस देख लो क्या हुआ है कि पहले इंडियंस जो थे वो पाकिस्तान चल दिए। अब पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिल गई। ठीक है, पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिल गई तो बट ऑब्वियस बात है कि उनकी इंडियन सिटीजनशिप सीज हो गई। ठीक है, तो ये देखो पहले इसमें अपन देख सकते हैं, इफ पर्सन हैज़ माइग्रेटेड आफ्टर 1 मार्च 1947, ये डेट भी याद रखो कि कब माइग्रेट हो रहे हैं वो पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान, तो 1 मार्च 1947, फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू अदर टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जब वो इंडिया से पाकिस्तान चल दिए हैं तो उनकी सिटीजनशिप सीज हो गई है, वो वही रद्द हो गई। अब दूसरे लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर भी पाकिस्तान से वापस इंडिया आना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए क्या, तो ऐसे लोगों को भी इंडिया ने सिटीजनशिप दिया, पर क्या कंडीशन पे कि नाउ इफ सेम पर्सन अर्लियर माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इज विलिंग टू रीमाइग्रेट टू इंडिया बिफोर और आफ्टर 19 जुलाई 1948। अब जो अपन ने आर्टिकल 6 में देखा था, बिफोर और आफ्टर 1948, 19 जुलाई 1948 के पहले या बाद में अगर आ रहे तो भी उनको सिटीजनशिप दिया जा रहा है। तो सेम यही है कि अगर वो भलाई पाकिस्तान में माइग्रेट कर चुके, बट अगर रीमाइग्रेशन उनका पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है 1948 के,
तो उनको भी हम सिटीजनशिप देंगे। बस क्या करना है, उनको अप्लीकेशन करना है परमिट फॉर रीसेटलमेंट के लिए। परमिट फॉर रीसेटलमेंट मतलब परमिशन चाहिए उनको रीसेटल होने के लिए इंडिया में, जो कि परमानेंट रिटर्न के नाम से भी अपन समझ सकते हैं उसको। तो ये हो गया दो डिफरेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7। ये बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। पहला हमारा क्या कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं उनको सिटीजनशिप देता है आर्टिकल 6, और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए फिर वापस से पाकिस्तान से इंडिया रीमाइग्रेट कर रहे हैं उनको भी हम सिटीजनशिप देंगे। बस वो लोग पहले या आफ्टर जब भी आ रहे हैं वो 1948 के, बस उनको परमिट फॉर ऑफ रिसेटलमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चल दिए उनका वहीं पे सिटीजनशिप रद्द हो गई, उसके लिए नो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट। अब ये हो गया सिटीजन्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। हमने सिटीजन बाय डोमिसाइल पढ़ लिया, माइग्रेशन भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। कैसे, अब रजिस्ट्रेशन की किसको ज़रूरत है या कौन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन द्वारा उसको मिल सकती, तो आर्टिकल 8 डील करता है इससे। आर्टिकल 8 क्या कहता है, ओके फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ देन वी विल गो इन द टेक्स्ट। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है कि आर्टिकल 8 में रजिस्ट्रेशन द्वारा सिटीजनशिप किसे मिल सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल की हेडिंग ही ये है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये किसके लिए है, ऐसा पर्सन जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब या तो उसका बर्थ इंडिया में हुआ है, या तो उसके पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, या तो इनमें से किसी का भी बर्थ इंडिया में नहीं हुआ है, बट हो सकता है उसके एंसेस्ट्रल ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर किसी का तो बर्थ इंडिया में हुआ है, मतलब उसका कुछ तो ताल्लुक है इंडिया से, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है। पर वो पर्सन जो POI है वो रहता है वो रह रहा है अभी आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई तो फॉरेन कंट्री में वो रह रहा है। तो क्या हम ऐसे इंसान को सिटीजनशिप दे सकते हैं अगर वो अप्लाई कर रहा है तो हाँ, आर्टिकल 8 इसी से डील करता है। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है, person who or either of whose parents or grandparents born in India but is ordinary resident of India deemed to be a citizen of India। देखो, भलाई वो रह रहा हो बाहर पर एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो इंडिया का, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको सिटीजनशिप का देंगे। मतलब वो रह रहा है बाहर पर उसका बर्थ और जो भी उसके पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ यहाँ पर है, तो हम उसको सिटीजनशिप देंगे। दूसरा, ऑल्सो हम उसे भी सिटीजनशिप देंगे जो who or either of his parents grandparents was not born in India but some great grandparent was born in India is thus considered as person of Indian origin and can be given a Indian citizenship under this article if makes an application for the citizenship। ठीक है, ये भी हो गया कि POI जो है उसको रजिस्ट्रेशन द्वारा सिटीजनशिप मिल सकती है, और ये दिया है आर्टिकल 8 में। नाउ नेक्स्ट है, अब आता है कि आर्टिकल 9 पे आते हैं हम। आर्टिकल 9 क्या कहता है, अब हमने 3 तो पढ़ लिया, वो हो गए सिटीजनशिप के प्रकार। अब आर्टिकल 9 पार्ट 2 का आर्टिकल 9 क्या कहता है, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री। इनका क्या, ये इनका सिटीजनशिप सीज हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री विल बी सीज टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया भला ही फेडरल कंट्री है बट वो डुअल सिटीजनशिप में नहीं बिलीव करता है, वो सिंगल सिटीजनशिप पे बिलीव करता है। तो अगर पर्सन के एक इंसान ने इंडिया का सिटीजन हो के फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि किसी भी इंसान के पास अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो उसके पास 2 सिटीजनशिप नहीं हो सकती है, तो उसकी सिटीजनशिप सीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल 11। आर्टिकल 10 इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दैट्स आई एम लीविंग दैट। आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ।
ठीक है, अब कमेंसमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद हमने देख लिया कि कौन इंसान को, किस इंसान को क्या कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, पहले तो अगर डोमिसाइल है तो उसको आर्टिकल 5 में मिल जाएगा, अगर माइग्रेट कर रहा है तो माइग्रेट के भी कंडीशंस 19 जुलाई 1948 और 1 मार्च 1947 वाली डेट के आर पार अगर जो भी सिटीजनशिप हो माइग्रेशन वाला अपन ने आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में देखा। फिर आर्टिकल 8 में देखा रजिस्ट्रेशन द्वारा सिटीजनशिप मिलती। अब इसके बाद क्या, अब ये आर्टिकल किस लिए बनाया गया है कि आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन और बाद में आगे जाके जब कभी किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें इस आर्टिकल में पावर दिया है पार्लियामेंट को। क्या पावर दिया है, तो क्या लॉज बनाएंगे पार्लियामेंट सिटीजनशिप की से रिलेटेड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, किसी ना किसी को सिटीजनशिप की नीड होगी या फिर वो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता होगा तो उसको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। तो ये सारा पावर दिया गया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट इस पावर से कोई एक्ट बना सकता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, जो कि बाद में लागू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद लागू होगा, और फिर उस हिसाब से सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये पावर को यूज करके, ये पहले पढ़ लेते हैं। नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पावर शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, अगर उसे बनाना है तो, और वही लागू हो जाएगा। तो हम इस पावर को लेकर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया था 1955 में, मतलब 5 years आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया था जो डील कर रहा था सिटीजनशिप कैसी देनी है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से। और जो कि अब उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो अमेंड भी हुआ है 2002 में, फिर 2018 में भी वो अमेंड हुआ है, और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें जो आई है जैसे CAA, देन NRC। ठीक है, ये सब चीज़ें भी सिटीजनशिप के अंडर में अपन ने देखा है कि कैसे बहुत चीज़ें हुई है, जैसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 2, सिटीजनशिप कैसे कैसे मिलेगी। अब आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो वी विल क्लोज हियर आर today's topic and let's meet you tomorrow.